देखिए, आज हम चर्चा करेंगे। पहले कल हमने चर्चा करी थी कि लोक दलीय व्यवस्था के गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। आज इसके दोष की यानी डीमेरिट्स ऑफ पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि लोकतंत्र के विकास में। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है वो राजनीतिक दल अपने दल से संबंधित व्यक्तियों के हित में ही काम करने लग जाता है। तो जो संपूर्ण राज्य का या संपूर्ण देश का विकास न, अगर कुछ क्षेत्र का तो विकास हो जाता है और कुछ का, जैसे हमारे भारत देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हमेशा ये आरोप लगता है कि साउथ के जो राज्य हैं उनका, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी देश में जो प्रधानमंत्री बने 1952 के बाद में, जो उत्तर भारत के लोग बने, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, अन्य वगैरह जो भी हैं, तो ये आरोप लगाया जाता है केवल पीवी नरसिंह राव को छोड़ के कोई भी साउथ से, कि साउथ के राज्यों के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। तो विकास का मतलब ये होता है कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण राज्य में विकास हो। और कई बार परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है कि जब व्यवस्थापिका में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है किसी राज्य से, भारत की लोकसभा में किसी स्पष्ट राजनीतिक दल को, तो वो जो राजनीतिक दल, जो मिले जुले राजनीतिक दलों की जो सरकारें बनती हैं, वो हमेशा सरकार पे दबाव बना के रखते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से थी साहब, और कई सरकारों में वो रेल मंत्री भी रही, अन्य मंत्री, तो उन्होंने दबाव बनाया गवर्नमेंट पे कि नहीं रेल मंत्रालय हमें जाए, ज़्यादातर रेलों का विस्तार या बिहार से लालू प्रसाद यादव हो जाए। तो पूरे देश में रेलों का इस प्रकार से विस्तार नहीं हो पाया जो बिहार या पश्चिम बंगाल में। तो हम कह सकते हैं कि कई मामलों में, अब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमने यहाँ राजतंत्र या लोक अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र शासन की व्यवस्था, परंतु उसमें जो भी राजा या जो भी जिसके पास सत्ता होती थी वो संपूर्ण देश के हित में शासन करता था। और लोकतंत्र में कई बार क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर एक क्षेत्र विशेष के हित में काम करते, तो विकास में एक बाधा सी उत्पन्न होती है। और विशेषकर तब परिस्थिति में जब किसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सरकार जो स्पष्ट बहुमत से नहीं होती है और वो दूसरे राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार बनती है, तो वो राजनीतिक दल एक दूसरे सरकार को हमेशा भय दिखाते हैं कि नहीं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। तो विकास में एक रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होता है। लोकतंत्र की एक दोष ये भी है, ये दलीय व्यवस्था का, कि इसमें राजनीतिक दल अपने दल विशेष के संबंध में हित में कार्य करते हैं, नहीं कि संपूर्ण देश के हित में कार्य। तो जहाँ तक राष्ट्रीय हितों की जो लोक कल्याणकारी जानकारी योजना होती हैं या राष्ट्रीय हितों, देखिए राष्ट्रीय हित का मतलब है सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, स्वतंत्रता का अधिकार जाए, लोक कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विस्तार किया जाए। और अगर इस प्रकार की भावनाएँ नहीं हो के केवल और केवल एक जाति विशेष या धर्म विशेष के हित में या सांप्रदायिकता जातिवाद के आधार पर अगर राजनीति या शासन कार्य किया जाएगा, तो वो फिर राष्ट्र हित में नहीं होता है, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र दलीय व्यवस्था में, देखिए दल जो चाहे कोई भी हो, हमारे देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ दो ही राजनीतिक दल हैं वहाँ इतनी मारामारी नहीं होती। वहाँ एक दल सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष में होता है, और विपक्षी राज्य जैसे इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, और भी अन्य राज्य अन्य देश हैं। तो जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनीतिक दल अपने दलों के हितों की, अपने दलों से संबंधित व्यक्तियों के हितों की चिंता ज़्यादा करते हैं, इसमें राष्ट्रीय हित की बात कम और दलीय हित की बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसका अगला दोष है सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की अपेक्षा। अच्छा व्यक्ति कार्यपालिका में है या व्यवस्थापिका पर, ये जरूरी नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे ऐसे व्यक्ति भी चुनाव जीत के चले जाते हैं जो जेल में रहते हैं, जिन पर अनेक प्रकार केस हैं। उदाहरण के तौर आज हमारी लोकसभा में कम से कम 120-130 सदस्य हैं जिन पर केस चल रहे हैं। इसी प्रकार चाहे राज्य विधानसभा हो, यानी वो व्यक्ति भी विधानसभा और लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच जाते हैं जिनको नहीं पहुंचना चाहिए। जिन व्यक्तियों को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं। और ऐसे व्यक्ति जिन पे अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वो व्यक्ति अगर किसी देश की संसद का सदस्य बन रहा है, राज्य विधानसभा, तो एक तरह से ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति या जिनकी योग्यताओं का हम यहाँ भरपूर ईमानदार व्यक्ति जो जनहित में काम करना चाह रहे हैं, उन व्यक्तियों को इसमें अवसर नहीं प्राप्त होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों या अच्छे व्यक्ति जो लोकतंत्र के लिए लाभदायक हैं, वो नहीं पहुँच के ऐसे व्यक्ति इस दलीय व्यवस्था के तहत
चाहे संसद हो चाहे विधानसभा, उसमें पहुंच जाते हैं जो अपने हित की ज़्यादा चिंता करते हैं बजाय जनहित के, जिन पे अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद में है भ्रमित राजनीतिक शिक्षा। देखिए, लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है, जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, जिसको बहुमत आता है, परंतु कई बार ऐसे ऐसे झूठे वादे जनता के सामने कर दिए जाते हैं जिनका कोई सार्थकता ही नहीं, और फिर बाद में वो व्यक्ति या वो सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पाती है और लोग गुमराह हो जाते हैं, वोट देते हैं और फिर पछताते हैं। जबकि राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नहीं हो, जानते हैं कि भाई ये राजा कैसा है, ये राजा, हालांकि हम यहाँ उसकी तारीफ नहीं कर रहे राजतंत्र कुलीन तंत्र अधिराज्य, परंतु इस लोकतंत्रात्मक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत भी लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है, झूठे वादे कर दिए जाते हैं, उनको गुमराह कर दिया जाता है और धन दल बल के आधार पर उनके वोट को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये भी एक तरह से दलीय व्यवस्था के लिए एक तरह से खतरा उत्पन्न होता है। इसके बाद में आते हैं कि भाई नैतिक पतन, ये बिल्कुल है। लोकतंत्र में चाहे नेता हो चाहे जनता हो, नैतिकता का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। नेताओं पर आपराधिक मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, जनता को प्रलोभन दे के पैसे देकर वोट प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये नैतिकता कहाँ है? देखिए, नैतिकता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति, जितना भी जो देश का मतदाता है, किसी भी देश का, वो ईमानदारी से एक अच्छे व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करे। परंतु ऐसा नहीं होता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, पैसे के लालच में आ जाते हैं और वोट दे देते हैं बिना योग्यता और बिना चाह। और इसके बाद में जो अगले चीज़ है वो कल हम डिस्कस करेंगे।